जो मैं राजनीति के अंदर आया, भारतीय जनता पार्टी के अंदर आया, किसी पद की लालसा से नहीं आया, क्योंकि यह स्कोप ही नहीं था। मेरे परिवार का कोई मेंबर जो है राजनीति में कभी नहीं रहा। मेरे पिताजी जो है वो सेवा भारती के अंदर उन्होंने बड़ी देर काम किया। सर, इंटरेस्ट आपको क्या स्टार्टिंग से था इसमें? राहुल गांधी पुंछ में आए। राहुल कांग्रेस ने देश के अंदर बड़े घोटाले किए, अरबों खरबों रुपए कमाए, तो कहीं वहां 10-10 लाख रुपया वहां पर अनाउंस करके आ जाते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और विबोध गुप्ता उसके अंदर क्या एमएलसी उस बनेगा। टाइम भी, जैसे आज के टाइम पे स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं, प्रॉपर सभी को डेजिग्नेशन दी गई है, क्या उस टाइम भी ऐसे ओहदे होते थे? इस व्यक्ति की पार्टी नहीं है, ये किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है। जैसे हम कहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो अब्दुल्ला परिवार की पार्टी है, पीडीपी है, वो मुफ्ती परिवार की पार्टी है, कांग्रेस है, वो नेहरू गांधी खानदान की पार्टी है। इसलिए जो आपने एमएलए का चुनाव लड़ा, आप कुछ वोटों से हारे, और हम देख रहे हैं कि अभी रिसेंटली रजौरी में कितने केसेस हुए हैं, तो आप शाना बशाना उन लोगों के साथ ही। दिल्ली में रहता था, रजौरी वालों ने उसको जिता दिया। और हार जीत तो लगी रहती है, बट उसके बावजूद भी हम देख रहे थे कि जो आपके सपोर्टर्स हैं वो उसी तरह विक्ट्री की सेलिब्रेशन कर रहे थे रजौरी सिटी में, और बड़ी जगह हमने देखा। हमारे पहाड़ी कबीले के लोग हैं, उनके साथ बेइंसाफी हो रही थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, इन लोगों ने हमेशा उनको एक चुनाव के अंदर वोट लेने के लिए, कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस कई बार इकट्ठे रहे हैं, तो कभी भी उन्होंने दिल्ली से कहकर यहाँ पर एसटी का दर्जा नहीं दिलवाया। लेकिन रजौरी पुंछ की जनता ने कभी इसके लिए जेल भरो आंदोलन नहीं किया कि हमें एसटी का दर्जा दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब इस चुनाव के अंदर जो वादे किए, उन्होंने कहा जी हम हर साल 1 लाख नौकरी देंगे, और जो कम्युनल लाइन के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव लड़ा, उसमें हमारे रजौरी के पुंछ के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं, वो लोग चुनाव लड़ के चीफ मिनिस्टर बन गए, प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, जनता जाए बाढ़ में। सर, इस टाइम जो मेन पावर है जम्मू कश्मीर में, वो किसकी पावर है? एलजी की पावर है या चीफ मिनिस्टर की पावर? पावर कैसे नहीं हो सकती? ट्रांसफर करने की पावर है। अभी एक्शंस की ट्रांसफर हुई है, जेज की ट्रांसफर होती हैं, यहाँ पर डायरेक्टर्स के पिछले दिनों 80 डायरेक्टर्स की ट्रांसफर हो गई, वो पावर है। लेकिन लोगों के काम करने की पावर कोई 8 महीने के अंदर एक नौकरी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं दिया। भाई साहब, आप बार बार स्टेट ऑर्डर की बात क्यों करते हो? भाई वो पार्लियामेंट ने देनी है, स्टेट ऑर्डर पार्लियामेंट ने देनी है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सही समय आते जो है हम स्टेट ऑर्डर देंगे, से वापस लाएंगे। इसको इस तरह पढ़ने के बिना आप अपने वादों को फोकस करो ना भाई साहब। अब ये देखो कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर से अलगाववाद खत्म हो गया। जिस कश्मीर के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, कश्मीर के अंदर नौजवानों के हाथ में पत्थर थे, जिस कश्मीर के अंदर नौजवान पाकिस्तान झंडा लेकर लाल चौक के ऊपर शरेआम घूमते थे, 5 अगस्त 2019 के बाद एक भी घटना जो है पत्थरबाजी की नहीं हुई। जिस कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगे, जिस आतंकवादियों ने पहलगाम में 26 निहत्थे लोगों को मारा, धर्म पूछ कर मारा। जिस कश्मीर में आतंकवादी, जब कोई आतंकवादी मरता था तो हजारों लोग उसके जनाजे में होते थे, उस कश्मीर ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। आने वाले टाइम में बीजेपी किस विजन से चल रही है, और क्या वो देश के हित में और क्या क्या लाना चाहती है, और क्या क्या सोसाइटी के लिए अच्छे काम करना चाहती है? आपको मैं फिर एक बार बधाई दूंगा कि आपने एक बड़ा अच्छा स्टूडियो यहाँ पर एक खोला है, और हम जैसे लोगों के आप इसमें इंटरव्यू करते हैं। सर, रिसेंटली पहलगाम में टेरर अटैक होता है, वहाँ पर टारगेट किलिंग होती है, और उस टारगेट किलिंग में काफ़ी लोग जो हैं वो शहीद होते हैं वहाँ पर, और उसके बाद एक ऑपरेशन चलता है, ऑपरेशन सिंदूर। कितने ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट सीधा हमारी सेनाओं को है ना, हमारी आर्मी को है, हमारी नेवी को है, हमारी एयरफोर्स को है, जिन लोगों ने जान हथेली पर रखकर एक न्यूक्लियर कंट्री पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकवादी ठिकाने टारगेटेड किलिंग करते हुए 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे, और 9 आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त करते हुए वो लोग वापस आए। लेकिन Universal Delhi Public School Rajouri, an epitome of nurturing students with eminent skills, holistic development, academic excellence, and whatnot. UDPS is reluctant to equip students with the best facilities. After all, we're not merely preparing our students for today, but for their bright future tomorrow. आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से द हिमालयन टॉक शो द रियलिटी अनकवर्ड में।
और द वॉइस ऑफ रजौरी रेज योर वॉइस में। आज के 32 पॉडकास्ट एपिसोड में, आज के स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में रजौरी पीर पंजाल की एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने छोटी सी उम्र में एक लीडरशिप जिसको कहते हैं, एक पॉलिटिशियन बहुत ही बेहतरीन रोल प्ले किया और अब वो एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट से एक स्टेट में, एक यूटी में अपना एक फ़र्ज़ निभा रहे हैं। और हमेशा देखते हैं रजौरी कह लें या हम खिता पीर पंजाल कह रहे हैं, हमेशा वो यहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनकी आवाज़ ज़रूर उठाते हैं। हमारे साथ बातचीत करेंगे आज के स्पेशल पॉडकास्ट में श्री विबोध गुप्ता जी, पेशे से एडवोकेट हैं और एक बेहतरीन पॉलिटिशियन हैं। हम इनका आज अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। सर, स्वागत करते हैं द हिमालयन टॉक शो द रियलिटी अनकवर्ड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आशीष बसीन जी, आपने रजौरी को एक बड़ा पॉडकास्ट का एक इंस्टीट्यूशन रजौरी को दिया है, एक यहाँ के युवाओं को अपनी बात रखने का, बोलने का एक मौका दिया है। रजौरी हमेशा आपकी ऋणी रहेगी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने और आपकी टीम ने मुझे आज यहाँ स्टूडियो में आने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। रजौरी एक पिछड़ा हुआ इलाका कहते हैं इसको, और रजौरी पुंछ जो खिता है, एक छोटी सी एज में आप पॉलिटिकल फील्ड में आए, पॉलिटिशियन आपको बनने का था और छोटी उम्र में ही आपने काम करना पार्टी के लिए स्टार्ट किया। बहुत देर पार्टी ने काम किया और आपने पार्टी के लिए बहुत काम किया। अब जाकर हमने देखा आप फार्मर एमएलसी भी रहे रजौरी के, आपने अभी भी इलेक्शन लड़ा और अब आप उस ओहदे में हैं, रजौरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूटी पे और नेशनल लेवल पे भी रजौरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कहाँ से आपका बैकग्राउंड स्टार्ट हुआ, क्या आपकी बायोग्राफी है, फैमिली में भी कोई इस फील्ड से था? धन्यवाद आशीष जी। मेरे परिवार में कोई भी मेरे पिताजी या मेरे दादाजी या कोई भी मेरे परिवार का कोई मेंबर जो है राजनीति में कभी नहीं रहा। दूर दूर तक राजनीति में हमारा कोई कंसर्न नहीं रहा। हाँ, आइडियोलॉजिकली हमारा परिवार हमेशा राष्ट्रवाद की आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा रहा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का एक उद्घोष है, उस विचारधारा के साथ जुड़ा रहा। मेरे पिताजी जो हैं वो सेवा भारती के अंदर उन्होंने बड़ी देर काम किया। मेरे छोटे भाई हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर जो है रजौरी पुंछ के सह विभाग संघ चालक हैं, शुरू से ही संघ के स्वयंसेवक रहे। मैं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में शुरू से जाता रहा और नगर सायन कार्यवाह में रहा। और जब मैं मेरठ के अंदर वकालत करने के लिए गया, वहाँ पर लॉ की डिग्री लेने के बाद जब रजौरी के अंदर मैंने वकालत शुरू की, तो मैं युवा मोर्चा के अंदर जो है पार्टी ने मुझे जिला अध्यक्ष किया। जो है 1990 में मैं विधिवत तरीके से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था और 1991 में मैं पहली बार भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बना था। तभी से मेरा ये राजनीतिक सफर जो है वह शुरू हुआ। सर, इंटरेस्ट आपको क्या स्टार्टिंग से था इसमें? देखिए, हमारा इंटरेस्ट, मैं फिर आपसे ये बात कह रहा हूँ कि राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ हमारा जुड़ाव रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हम स्वयंसेवक रहे और उस दौर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करना रजौरी जैसी जगह के अंदर बहुत मुश्किल था। कोई स्कोप नहीं था, पॉलिटिकल स्कोप नहीं था। लेकिन चूंकि 90s में रजौरी पुंछ के अंदर आतंकवाद चरम सीमा के ऊपर था और यहाँ से माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है माइग्रेशन कर रही थी। मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग भी गांव से निकलकर शहरों में आ रहे थे। आतंकवाद का काला छाया पूरे तरीके से रजौरी पुंछ के अंदर जो है उसकी जो छाप थी और उसके अंदर काम करना कोई आसान काम नहीं था। राजनीति में क्या होता है कि कई बार हम ये लक्ष्य लेके आते हैं कि मुझे एमएलए बनना है, मुझे एमपी बनना है, मुझे एमएलसी बनना है या मुझे कॉरपोरेटर बनना है या राजनीति के अपने उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मुझे ऊंचाइयों में जाना है। लेकिन हमारा भारतीय जनता पार्टी में आना ऐसा नहीं था। यहाँ एक सर्वाइवल की लड़ाई थी। यहाँ आतंकवाद जो है चरम सीमा के ऊपर था। आतंकवाद की घटनाएं रोज होती थी।
उसके बीच एक सेवा भाव से कि हम अच्छे से जिए, यहाँ माइग्रेशन ना हो, लोग रुके रहें, लोग डटे रहें, उसको लेकर हमने ये काम किया। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकारों के दौर के अंदर उन्होंने हमेशा राजनीतिक फायदे के लिए काम किया, और यहाँ पर जब आतंकवाद था तो इन्हीं लोगों की सरकारें थी। इसलिए मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूँ, जो बात आप कह रहे हैं कि हम राजनीति में, जो मैं राजनीति के अंदर आया, भारतीय जनता पार्टी के अंदर आया, किसी पद की लालसा से नहीं आया, क्योंकि यह स्कोप ही नहीं था। कोई सोच भी नहीं सकता था जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और विबोध गुप्ता उसके अंदर एमएलसी बनेगा। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत नहीं सकती थी, क्योंकि ये आस्ता आस्ता हमारे रजौरी पुंछ का जो मुस्लिम समाज है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। उस दौर के अंदर तो हमें 5 वोट भी मुस्लिम समाज के नहीं मिलते थे। इस बार तो रजौरी पुंछ के अंदर 1,10,000 मुस्लिम वोट हमको मिला है। बड़े ऊंचे कद के नेता जो है उन्होंने रजौरी पुंछ के अंदर, इस यहाँ पर पीर पंचाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर चुनाव लड़ा है। लेकिन उस दौर के अंदर तो अछूत माना जाता था। उस दौर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहकर काम करना इतना आसान नहीं था। सेवा भाव के लिए हम लोगों ने काम किया। ये ठीक बात है कि काम करते 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 युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष में बना, फिर मैं युवा मोर्चा का प्रदेश का ऑफिसर बना, स्टेट सेक्रेटरी बना, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बना, फिर भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बना। सर, क्या उस टाइम भी जैसे आज के टाइम पे स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं, प्रॉपर सभी को डेजिग्नेशन दी गई है, क्या उस टाइम भी ऐसे ओहदे होते थे? हाँ हाँ, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, ये किसी एक विशेष व्यक्ति की पार्टी नहीं है, ये किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है। जैसे हम कहेंगे कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो अब्दुल्ला परिवार की पार्टी है, पीडीपी है, वो मुफ्ती परिवार की पार्टी है, कांग्रेस है, वो नेहरू गांधी खानदान की पार्टी है, ठीक है, समाजवादी पार्टी है, वो अखिलेश यादव के खानदान की पार्टी है, अब टीएमसी है, वो ममता के परिवार की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उनके पिताजी रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते थे। आज हमारे श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हिमाचल के गांव में पैदा हुए, उनका जन्म हुआ है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आज सत शर्मा जी हैं, वो भी एक साधारण परिवार से आते हैं। सभी ग्राउंड से। आज सुनील शर्मा जी हमारे एलओपी हैं, वो बड़े किश्तवाड़ के अंदर एक साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ है। इसलिए ये किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। दूसरी जनता पार्टी, आप सोचिए कि उस समय 2 मेंबर पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के थे, और आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है वो रूल कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी 3rd टर्म में प्रधानमंत्री बने। इसमें भारतीय जनता पार्टी के एक छोटा पोलिंग बूथ से लेकर एक एक कार्यकर्ता का जो है वो योगदान है। यहाँ तक आपने मेरी बात की कि भाई मैं आपको ये बता रहा था कि मैंने 1996 में पहला, 1996 में मैंने पहला असेंबली का चुनाव लड़ा। 1996 में उस समय मैंने लगभग 6200 वोट यहाँ पर लिए थे। उस टाइम पे 6200 वोट जो है मैंने लिए थे। और फिर पार्टी के अंदर मैं जिला का अध्यक्ष बना, फिर स्टेट का सेक्रेटरी बना। 3 टेन्योर में 9 साल स्टेट का सेक्रेटरी रहा, फिर मैं स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट बना। इन बिटवीन 2008 का चुनाव भी मैंने लड़ा। उस समय हमारे शबीर खान साहब जो हैं वो जीते और मंत्री बने। 10,000 कुछ वोट उन्होंने लिए थे और 8700 कुछ वोट मैंने लिए थे। 16-1700 वोटों से उस समय भी मैं चुनाव जो है वो हार गया था। लेकिन हम लोगों के बीच लोगों के काम करने के लिए एमएलए बनना, एमएलसी बनना और नेता बनना आसान नहीं। नेता वही बन सकता है जो लोगों के दिलों में हो। क्वालिटी क्या होती है सर एक लीडर की? मैं ये बता रहा हूँ, नेता बनना उसको अपनी लाइफ पूरी डिवोट कर देनी है पब्लिक को। वो पब्लिक के लिए जिएगा, पब्लिक के लिए मरेगा। और जो समाज है, समाज के दिलों की धड़कन जो है वो नेता बनेगा, तब जाकर कोई व्यक्ति नेता बन सकता है। एमएलए बनना, एमएलसी बनना, ये आप देखिए कि बड़े रजौरी के अंदर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो एमएलए रहे, एमएलसी रहे, मिनिस्टर रहे, आज उनके कहीं नाम नहीं। क्योंकि आप जब लोगों के बीच में नहीं है
आप लोगों की समस्याओं को समझने के लिए तैयार नहीं है, लोगों के लिए आप अब समय निकालने के लिए तैयार नहीं है, तो लोग भी आपको बड़ी जल्दी बाय बाय कह दें। अब सोचिए कि मैं 1990 में युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बना, आज 2025 है, कितने साल हो गए? 31 साल। 31 साल से रेगुलर राजौरी के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। रिसेंटली जो आपने एमएलए का चुनाव लड़ा, आप कुछ वोटों से हारे, और हम देख रहे हैं कि अभी रिसेंटली राजौरी में कितने केसेस हुए हैं, तो आप शाना बशाना उन लोगों के साथ ही राजौरी में खड़े हैं। 27,500 वोट हमें मिले। इस 27,500 में 5,000 वोट हमें, 4,500-5,000 वोट मुस्लिम विबोध गुप्ते को मिला है, भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ये एक बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जब मैं एमएलसी बना, तो एमएलसी बनने के बाद मैंने स्टेब्लिश किया कि भाई नेता कैसा होना चाहिए, वो लोगों के बीच होना चाहिए, लोगों की समस्याओं को हल करने वाला होना चाहिए। लोगों को भी लगा कि नहीं, कि विबोध एमएलसी बना, एमएलसी बनने के बाद उसने स्टेब्लिश किया कि भाई नेता कैसा होना चाहिए। मुस्लिम समाज ने रिकॉग्नाइज किया। ये ठीक है कि यहाँ एक बड़ा कम्युनल वेव आ गई। लास्ट में मुझे ना चुनावों से 2 दिन पहले, एक दिन पहले मुझे कहने लगा, विबोध जी आपके खिलाफ तो बड़ी एक झूठी कंपेन चल रही है। मैंने कहा क्या कंपेन चल रही है? उन्होंने कहा कि ये यहाँ पास ही हमारी जो बड़ी ईदगाह में बड़ी जामा मस्जिद है, वो कहने लगे कि ये सोल्जर बोर्ड यहाँ पर हुआ करता था। वो उस समय अपने तारिक शरीफ जी हमारे यहाँ पर थे, एमएलए थे, और चीफ मिनिस्टर फारूकुल्लाह साहब थे। इन्होंने मिलकर इसको दे दी थी। सोल्जर बोर्ड जो है वो ईदगाह को दे दिया था, और सोल्जर बोर्ड को इसकी जगह अलग कहीं जगह सोल्जर बोर्ड के लिए दी थी। इन्होंने ये एक झूठा प्रचार शुरू कर दिया कि विबोध अगर जीत गया तो सबसे पहले इस मस्जिद को गिराएगा। ठीक है, यहाँ हमारे कुछ ऐसे साथी, उन्होंने जहरीले बोल जो है बोलने शुरू कर दिए। ठीक है, उसके बावजूद 5,000 वोट मुझे मुस्लिम मिला। ये इस इलेक्शन में मुझे इतना जहर बोलने के बाद, हमारे मित्र हैं जुबैर साहब, भारतीय जनता पार्टी ने उनको पीएससी का मेंबर भी बना के रखा। उन्होंने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद उन्होंने विड्रा किया। जब विड्रा किया तो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि राजौरी के सेकुलर फैब्रिक को बचाने के लिए और कम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए मैं विड्रा कर रहा हूं। देखिए, मैं इसलिए विड्रा कर रहा हूं, जब इस किस्म की कम्युनल फोर्सेस ने काम किया, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को, विबोध गुप्ता को 27,500 वोट मिलता है। ठीक है कि कुछ क्या, हर चीज़ जो है वो ईश्वर के हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में है। उसने लिखा है कि कौन, वो इज्जत जो है वो एमएलए बनना हमारे जुल्फकार जी के उनके उसमें लिखा हुआ था। ठीक है ना, कि उन्होंने बनना है तो वो बने, ठीक है ना। लेकिन आपने इफ्तिखार जी जो, वो मैं आपको छोटी बात बताता हूँ कि हमें राजौरी डे का कार्यक्रम था, वहाँ पर मैं भी गया हुआ था। मेरे साथ हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी बैठे थे, उसके आगे इफ्तिखार जी बैठे थे, बातें चल रही थी हमारी। तो बात आ गई कि रविंदर जी कितने वोटों से हारे। तो रविंदर जी ने इफ्तिखार जी को कहा, भाई मैंने तो अपने लोगों को कहा कि मैं अध्यक्ष बना था, अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेवारी होती है, तो मैं इसलिए थोड़ा कम निशारा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आया, तो इसलिए लोगों का एक गिला था कि आप कॉन्स्टिट्यूंसी में कम आए। तो उन्होंने कहा कि जब चुनाव का रिजल्ट निकल गया तो मैंने इफ्तिखार जी को एड्रेस कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जब उसके बाद मैंने अपने लोगों को बोला, भाई मैं हंसी में बात चल रही थी, इसको आप अदरवाइज वाली बात नहीं है। उन्होंने कहा, भाई देखो, मैंने अपने लोगों से कहा कि एक व्यक्ति दिल्ली में रहता था, राजौरी वालों ने उसको जिता दिया। एक व्यक्ति राजौरी में रहता था और दिल्ली वालों ने उसको जिता दिया। भाई मैं तो फिर बीच में नशारा कभी कभी आता था। ये उनके मुकद्दर थे, हम उनको मुबारक देते हैं। लेकिन कुल मिलाकर मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, इस राजनीतिक सफ़र के अंदर
लोगों के बीच रहना, लोगों के काम करना, उसमें मुझे बड़ा आनंद आता है। ये ठीक बात है कि उसमें परिवार को कष्ट सहने पड़ते हैं। सर हार जीत तो लगी रहती है, बट उसके बावजूद भी हम देख रहे थे कि जो आपके सपोर्टर्स हैं वो उसी तरह विक्ट्री की सेलिब्रेशन कर रहे थे राजौरी सिटी में, और बड़ी जगह हमने देखा वो। देखिए, वो एक कार्यक्रम हमने किया था, धन्यवाद कार्यक्रम किया था। उस धन्यवाद कार्यक्रम में 1000 से ज़्यादा संख्या थी। महाजन पैलेस में हमने वो कार्यक्रम किया था। तो हमने अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर पुष्प की वर्षा की थी। हमने पुष्प की वर्षा की थी कि भाई आप लोगों की मेहनत से यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने 27,500 वोट जो है वो लिया है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह में कोई कमी नहीं है। आपने देखा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस ढंग से हमारे राजौरी विधानसभा के अंदर या राजौरी पुंछपुरे के अंदर किस ढंग से तिरंगा रैली जो है वो निकली हैं। अपने हमारी जो सेनाएं हैं उनके सम्मान में, उनके शौर्य की जो गाथा है उसको लेकर उनके सम्मान में तिरंगा रैली निकली। किस ढंग से हमारे LOP सुनील शर्मा जी के साथ एक डेलीगेशन आया, उसमें हमारे कार्यकर्ता राजौरी पुंछ के मतलब खूब कार्यकर्ता उनके साथ हर गांव के अंदर गए। मैंने खुद 20-22 गांव के अंदर पर्सनली विजिट की, लोगों के बीच गया। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सत शर्मा जी, उनका डेलीगेशन भी आया। वो भी राजौरी पुंछ में जो है जिन लोगों का नुकसान हुआ है या जिनकी जानें गई हैं उनके घरों में गए, विजिट किया। लेकिन एक बात बीच में मैं आपसे जरूर करना चाहूँगा, जो शायद आपने नहीं पूछा लेकिन मेरे लिए बताना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, राजौरी पुंछ में जब MLC बना, MLC बनने के बाद अपर हाउस के अंदर मैंने हमेशा राजौरी पुंछ की बात की, मैंने कभी राजौरी विधानसभा की बात नहीं की। यहाँ पर उस समय क्या था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया, यहाँ हमारे जो राजौरी पुंछ के गुजर बकरवाल समाज के नौजवान बच्चे थे उनको जो रिजर्वेशन है 10%, हर जिले के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनका कोटा होता था 10%। अगर 100 पोस्टें निकली हैं तो 10 उनकी लगनी है, 500 निकली हैं तो 50 पोस्टें उनकी हैं। चाहे वो बांडीपुरा हो, चाहे गांधरबल हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे अनंतनाग हो, किसी जिले में भी उनकी पोस्टें निकलती थी, वो जाके लग जाते थे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो बर्दाश्त नहीं हुआ, वहाँ के उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने गुज्जर बकरवाल समाज के बच्चों को उन जिलों के अंदर, कश्मीर के जिलों के अंदर नौकरी ना करें, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट को बैन कर दिया। आप यकीन करेंगे कि उस बात को भी हमने उठाया। उसके लिए हमने जहाँ राजौरी पुंछ यूनाइटेड फ्रंट बनाया, उस लड़ाई को हमने यहाँ पर लड़ा। राजौरी जब आतंकवाद हुआ, हमारे राजौरी पुंछ के चाहे हिंदू समाज के लोग थे, चाहे मुस्लिम समाज के लोग थे, वो भी माइग्रेट हुए, डिस्प्लेस्ड हुए। कोई पौनी में जाकर रुका, कोई बेलीचराना में जाकर रुका, अलग अलग हिस्सों में चले गए, लेकिन उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी। जो कश्मीर से हमारे भाई बहन आए उनको तो था कि पैकेज था, रिलीफ मिलता था महीने का, पर फैमिली इतने रुपए मिलते थे या राशन इतना मिलता था, सारा कुछ मिलता। उस समय भी हमने एक बड़ी तरीके इंसाफ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। उस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे शफी डार साहब भी थे। उस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे सुरनकोट के डॉक्टर मुश्ताक हैं, बुखारी हैं, वो थे। उस एजिटेशन में डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ से हमारे बाली भक्त थे, क्योंकि उधर से भी लोग आए थे। उस तरीके इंसाफ में हमने एक बड़ी एजिटेशन लड़ी कि राजौरी पुंछ डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ का जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं, जो टेररिज्म के कारण जो लोग शिफ्ट हुए हैं, उनको भी कश्मीर की तर्ज के ऊपर जो है रिलीफ मिलना चाहिए। उस एजिटेशन में हम कामयाब हुए, इन लोगों की रजिस्ट्रेशन हुई। जितने लोगों की भी रजिस्ट्रेशन हुई है उनको उतना ही रिलीफ मिल रहा है जितना कश्मीर के लोगों को रिलीफ मिल रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पर जो हमारे पहाड़ी कबीले के लोग हैं उनके साथ बेइंसाफ़ी हो रही थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, इन लोगों ने हमेशा उनको एक चुनाव के अंदर वोट लेने के लिए वो उनके पास कहते, मतलब कि चुनावी मुद्दा था यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP का, इस मुद्दे के ऊपर वो चुनाव जीत जाते थे, वो सरकार भी बनाते थे, लेकिन कभी ST देने की कोशिश उन्होंने नहीं की, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। यहाँ पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस कई बार इकट्ठे रहे हैं, तो कभी भी उन्होंने दिल्ली से क्या कर यहाँ पर ST का दर्जा नहीं दिलवाया। जब मैं MLC बना तो हर सेशन के अंदर मैंने इस मुद्दे को उठाया, और सरकार होते हुए, हमारी सरकार थी, उसके बावजूद इस मुद्दे के ऊपर मैंने वॉकआउट किया। मैंने अपने अपर हाउस से वॉकआउट किया और इस मुद्दे को मैंने एक मिशन के तौर के ऊपर काम किया, क्योंकि एक क्लियर बात है कि भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो बड़े
हमारे अधिकारी हैं, मैं उनसे भी मिलता रहा, उनको भी जाकर रिप्रेजेंटेशन देता रहा कि ये रजौरी पुंछ के अंदर पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ जाती है, उनको भी जो है उनका हक मिलना चाहिए, एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। एक बड़ी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी। इस लड़ाई में आस्ता आस्ता रविंदर जी हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष बने, मैं उनके साथ महामंत्री बना, उससे भी इस लड़ाई को बड़ी एक ताकत मिली। इकबाल मलिक जी भारतीय जनता पार्टी में आए, उससे भी इस लड़ाई को एक बड़ी ताकत मिली। और कुल मिलाकर मैं ये कहूँ कि एक बड़ी लड़ाई हमने लड़ी, लेकिन रजौरी पुंछ की जनता ने कभी इसके लिए जेल भरो आंदोलन नहीं किया कि हमें एसटी का दर्जा दिया जाए। रजौरी पुंछ की जनता ने यहाँ पर हफ्ता हफ्ता बंद नहीं किया। अगर आप देखेंगे, अब राजस्थान, गुजरात, हरियाणा के अंदर जो लोग एसटी का दर्जा मांगने के लिए आंदोलन करते हैं, हजारों लोग जो है मतलब मारे जाते हैं। 5-5, 4-4 महीने, 3-3 महीने बाजार बंद रहता है, तो भी उनको एसटी का दर्जा नहीं मिलता। लेकिन हमने तो यहाँ पर कोई ऐसा, हमने अपने लोगों को कोई तकलीफ नहीं दी। लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये थी कि एक तो हम पार्टी के अंदर हम 2 लोग जो है पहाड़ी कबीले के आ गए, प्लस माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को जब हम मिलते रहे तो उन्होंने एक वादा कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम गुज्जर बकरवाल समाज की रिजर्वेशन को छेड़े बिना पहाड़ी कबीले को उनका जो दर्जा है वो देंगे। वो जम्मू के अंदर एक भाषण उन्होंने किया, और उस भाषण में उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाई क्या पहाड़ी कबीले का तो व्यक्ति जो है एमएलए जो है वो चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है। रजौरी के अंदर जब रैली हुई, उस रैली के अंदर सुरनकोट से तो मेंढर से तो पैदल लोग आए, हजारों लोग पैदल उस रैली के अंदर आए। और वहाँ पर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये कहा, उन्होंने कहा कि गुज्जर बकरवाल समाज की रिजर्वेशन को छेड़े बिना हम पहाड़ी कबीले को वो रिजर्वेशन का दर्जा दें। अगर हमने ये आंदोलन ना किया होता, भारतीय जनता पार्टी ना होती, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री ना होते, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी गृह मंत्री ना होते, तो पहाड़ियों को एसटी का दर्जा नहीं मिलना था। अगर पहाड़ियों को एसटी का दर्जा ना मिलता, इफ्तिखार जी जो है एमएलए नहीं बनते, क्योंकि चुनाव ही नहीं लड़ पाते। ठीक है ना, हमारे मुजफ्फर साहब एमएलए नहीं बन पाते क्योंकि वो चुनाव ही नहीं लड़ पाते। पुंछ से जान साहब एमएलए नहीं बन पाते क्योंकि वो पहाड़ी थे, और यहाँ पर तो सब सीटें एसटी रिजर्व थी और हम एसटी थे नहीं। तो कुल मिलाकर एक बड़ा योगदान हम लोगों का है। मैं ये कहूँगा कि मैं पर्टिकुलर इसको फोकस करता रहा, एक बड़े तरीके से हमने इस लड़ाई को लड़ा। हम तो सिर्फ वोटर बन के रह जाते। चलो, कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि इन चुनावों के अंदर हमने गुज्जर बकरवाल समाज की रिजर्वेशन को छेड़े बिना पहाड़ी कबीले के लोगों को एसटी का दर्जा वो दिया, जिसके कारण पहाड़ी कबीले के लोग भी आज अगर पंचायत के चुनाव होंगे तो लड़ने के काबिल होंगे, बीडीसी डीडीसी के चुनाव होंगे तो चुनाव लड़ने के काबिल होंगे। लेकिन किसी कारणवश हम यहाँ सीटें नहीं जीत पाए। वो एक बात है, वो कहीं ना कहीं रहती है, चर्चा में रहती है, दिल्ली के गलियारों में रहती है, जम्मू की बीजेपी में बात रहती है, कहीं ना कहीं रविंदर जी और मेरे ऊपर जम्मू के लिए कई बार बात आती है, भाई आप लोगों ने कहा था कि पहाड़ियों को एसटी में मिलेगा तो रजौरी पुंछ की सारी सीटें आप भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। आज मुझे ये बताइए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब इस चुनाव के अंदर उन्होंने जो वादे किए, उन्होंने कहा जी हम हर साल 1 लाख नौकरी देंगे, 5 साल में हम 5 लाख नौकरी देंगे। उन्होंने कहा जी हम डेली वेजर सारे पक्के करेंगे। उन्होंने कहा जी हम 10 किलो राशन जो है फ्री वो मोदी जी देते हैं, तो 10 किलो गरीबों को, बीपीएल वालों को 10 किलो राशन फ्री हम भी देंगे। उन्होंने कहा कि हम 10 गैस सिलेंडर जो है बीपीएल को फ्री देंगे। उन्होंने कहा कि हम 200 यूनिट बिजली जो है बीपीएल वालों को फ्री देंगे। इन वादों के अंदर और जो कम्युनल लाइन के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव लड़ा, उसमें हमारे रजौरी के पुंछ के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो गए। आज तो लोग इस बात को समझ रहे हैं कि हमसे गलती हुई है। अगर रजौरी पुंछ की 5 सीटें, एक हमें 8 में से 1 मिली है, वो जो जम्मू के साथ लगता हुआ हमारा विधानसभा है, वो रजौरी पुंछ की 1 सीट सुंदरबनी की जो जम्मू के साथ लगती हुई विधानसभा, वही हमने जीती है। अगर हम 5 विधानसभा हमने जीती होती तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कथनी करने में कोई फर्क नहीं। हमने कहा कि गुज्जर बकरवाल समाज की रिजर्वेशन को छेड़े बिना
हम एसटी को दर्जा देंगे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वैसा काम पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ओबीसी समाज के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने इनजस्टिस किया है, इनको हम उनका हक देंगे, उनको रिजर्वेशन देंगे। 8% रिजर्वेशन जो है वो उनको भी दी। जो वादे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किए, जो वादे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किए, वो वादे जम्मू कश्मीर के अंदर पूरे। और चीफ मिनिस्टर हमारा होता तो ये बाकी वादे भी पूरे होते। अब चूंकि वो लोग चुनाव लड़ के चीफ मिनिस्टर बन गए, प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, जनता जाए बाढ़ में। सर, इस टाइम जो मेन पावर है जम्मू कश्मीर में, वो किसकी पावर है? एलजी की पावर है या चीफ मिनिस्टर की पावर है? देखिए, आप मुझे ये बताइए कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट के एक चीफ मिनिस्टर है, वो कैसे पावरलेस हो सकते हैं? वो काम नहीं करना चाहते। लेकिन वो तो बोलते हैं कि मैं यही बात कह रहा हूँ ना, पावर कैसे नहीं हो सकती? ट्रांसफर करने की पावर है। अभी एक्शंस की ट्रांसफर हुई है, जेज की ट्रांसफर होती हैं। यहाँ पर डायरेक्टर्स के पिछले दिनों 80 डायरेक्टर्स की ट्रांसफर हो गई, वो पावर है। लेकिन लोगों के काम करने की पावर कोई नहीं। मतलब जो आपने वादे किए, आपने कैसे कर दिए? आपने कैसे कह दिया कि हम 1 लाख नौकरी देंगे? एक नौकरी इन 8 महीने के अंदर एक नौकरी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं दिया भाई साहब। क्योंकि वो प्रोटोकॉल एंजॉय करना चाहते थे, प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो कहते हैं जी स्टेटहुड की बात करते हैं। अब भाई स्टेटहुड अगर नहीं है तो आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपके संसाधन आपके पास हैं, आप यहाँ पर बैठे हैं, दूसरा स्टेटहुड कोई आपने तो देनी नहीं है। आप बार बार स्टेटहुड की बात क्यों करते हो भाई? वो पार्लियामेंट ने देनी है, स्टेटहुड पार्लियामेंट ने देनी है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है कि सही समय आते जो है हम स्टेटहुड देंगे। स्टेटहुड के चक्कर में पढ़ने बिना या 370 और 35 से वापस लाएंगे, इसको इस तरफ पढ़ने के बिना आप अपने वादों को फोकस करो ना भाई साहब, आप अपने वादे पूरे करो ना। आप ये देखो कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर से अलगाववाद खत्म हो गया। जिस कश्मीर के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, जिस कश्मीर की दीवारों के ऊपर इंडियन डॉग्स गो बैक के नारे लगे होते थे, जिस कश्मीर के अंदर हुर्रियत का बंद का कैलेंडर चार्ट चल रहा था, महीने में 22 दिन जो है कश्मीर बंद रहता था, जिस कश्मीर के अंदर नौजवानों के हाथ में पत्थर थे, जिस कश्मीर के अंदर नौजवान पाकिस्तान झंडा लेकर लाल चौक के ऊपर शरेआम घूमते थे, 5 अगस्त 2019 के बाद एक भी घटना जो है पत्थरबाजी की नहीं हुई। हुर्रियत खत्म हो गई, अलगाववाद खत्म हो गया। जिस कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लग रहे। जिस कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के झंडे उठाए जाते थे, उस कश्मीर में आप देखिए कि आज सेना और के शौर्य और सम्मान में कितनी तिरंगा रैली जो है वो निकल रही है। जिस कश्मीर के अंदर बच्चे स्कूल और कॉलेज के अंदर नहीं जा सकते थे, उस कश्मीर के अंदर आज बच्चे खुले मन से स्कूल और कॉलेज के अंदर जा रहे हैं। जिस कश्मीर के अंदर जब बच्चा घर से निकलता था तो माँ ये मान के चलती थी बच्चा घर वापस आएगा कि नहीं आएगा, आज उस कश्मीर के अंदर रात को 12 बजे भी हमारी बेटियां, हमारे बेटे जो हैं वो ढल लेकर लाल चौक के अंदर घूमते थे। लेकिन 22 अप्रैल वाले दिन हमने देखा कि आतंकवादी घटना से क्या हुआ। आतंकवादियों ने पहलगाम में 26 निहत्थे लोगों को मारा, धर्म पूछ कर मारा, 26 माताओं और बहनों के सिंदूर उजाड़। क्या लोकल इन्वॉल्वमेंट के बिना आतंकवादी ऐसा कर सकते थे? कहीं ना कहीं स्लीपर सेल, OGW आज भी वहां पर हैं जो इन लोगों की सपोर्ट करते हैं। और उस हादसे के बाद क्या हुआ? एक नया इतिहास रचा गया आशीष जी। 5 अगस्त 2019 के बाद अलगाववाद खत्म हुआ। जिस कश्मीर के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगे। जिस कश्मीर के अंदर बच्चों के हाथ के अंदर पाकिस्तान के झंडे होते थे, देश की सेनाओं के सम्मान में, उनके शौर्य के सम्मान में आप देखिए उस कश्मीर के अंदर कितनी तिरंगा रैलीज निकल रही। इस बार जब पहलगाम हादसा हुआ आशीष जी, उसके बाद एक नया इतिहास रचा गया।
जिस कश्मीर में बुरहान वानी के मरने के ऊपर कश्मीर बंद होता था, जिस कश्मीर में आतंकवादी, जब कोई आतंकवादी मरता था तो हजारों लोग उसके जनाजे में होते थे, उस कश्मीर ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। वो कश्मीर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हुआ, वो कश्मीर आतंकवाद को लेकर वो कश्मीर बंद हुआ। पता नहीं कितने दिन वो कश्मीर रोया। वो कश्मीर पूरे तरीके से आज आतंकवाद के खिलाफ हुआ है। ये 5 अगस्त 2019 के बाद का बदलाव है। कितनी आतंकवादी घटनाएं हुई, लेकिन कभी कश्मीर आतंकवाद के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ, और उग्रवादियों के खिलाफ, टेररिस्टों के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ, कभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगे। ये एक बड़ा बदलाव कश्मीर में देखने को मिला। ये एक बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि क्या हुआ, उस हादसे के बाद, पहलगाम हादसे के बाद टूरिस्ट रुक गया। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद जिस ढंग से टूरिस्ट कश्मीर के अंदर आया, करोड़ों टूरिस्ट कश्मीर के अंदर आना शुरू हो गए। 6-6 महीने पहले होटल बुक हो जाते थे, हमारे टिकट्स जो है वो बुक लोग करवा लेते थे, शिकारे बुक हो जाते थे, अगर कोई गोंडोला है, केबल कार है, वो बुक हो जाती थी। वो सारी बुकिंगें रद्द हो गई, क्योंकि जो उन्होंने धर्म पूछकर, आतंकवादियों ने धर्म पूछकर जो हत्याएं की, उसको 140 करोड़ लोगों ने जो है वो उसका अफसोस मनाया है, उसको कंडेम किया है। पूरे कश्मीर ने उसको लेकर जो है रोष व्यक्त किया है। और आज भी कश्मीर जो है, आगे देखेंगे तो पूरे तरीके के साथ उस कश्मीर के अंदर आज लोग तिरंगा रैलियां निकाल रहे हैं। कश्मीर के अंदर लोग अपनी सेनाओं के साथ खड़े हैं, बड़े गर्व से वो भारतीय सेनाओं के शौर्य और सम्मान की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा कि कश्मीर जो पहलगाम में हुआ, और उसके बाद निश्चित तौर पर पाकिस्तान को उसकी औकात तो बता नहीं थी। सेनाओं ने ऑपरेशन करना था, और ऑपरेशन एक टारगेटेड ऑपरेशन था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भारत की सेनाओं को एक सजेशन दी, एक अपनी राय रखी कि क्यों ना आप, अगर आपको ठीक लगे तो इस ऑपरेशन का नाम जो है ऑपरेशन सिंदूर रखें, क्योंकि हमारी माताओं और बहनों के जो है सिंदूर जो है वो जुड़े हैं। हमारी भारतीय सेनाओं ने जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सुझाव को माना, और इस ऑपरेशन का नाम जो है ऑपरेशन सिंदूर रखा। और इस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारतीय सेनाएं 100 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान को ठोका। 100 किलोमीटर अंदर गए, लाहौर, रावलपिंडी, कराची, इस्लामाबाद, जहां जहां पर भी आतंकवादी ठिकाने थे, 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, 50 से ज्यादा उनके सैनिक मारे गए, 11 उनके एयरबेस जो है ध्वस्त कर दिए गए। लेकिन किसी भी हमारी सेनाओं ने किसी भी सिविलियन के ऊपर हमला नहीं किया पाकिस्तान के अंदर। एक बात थी कि आतंकवादियों को सबक सिखाना। 9 आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त किए, उनके 11 एयरबेस जो है वो ध्वस्त किए, 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे, और अपने पहलगाम का जो उन्होंने कायराना हमला किया था उसका पूरा बदला हमारी सेनाओं ने लिया। लेकिन पाकिस्तान ने रजौरी पुंछ के सिविलियंस के ऊपर हमला किया। उन्होंने अपनी ये औकात दिखाई, कायराना हमला किया। हमारे पुंछ के अंदर 15 लोग शहीद हो, वो ट्विन बच्चे, बहन और भाई, मात्र 13 साल के। क्या कसूर था उनका? पाकिस्तान ने उनको भी नहीं बख्शा, उनके ऊपर भी बम का गोला मारा। उन्होंने भी शहर के, अपने देश के लिए शहादत दी। यहां पर हमारे एडीडीसी साहब, थापा साहब, इतने अच्छे व्यक्ति, इतने अच्छे ऑफिसर, वो भी जो है शहादत जो है उन्होंने भी देश के लिए शहादत दे दी। कायराना हमला पुंछ ने किया, रजौरी पुंछ के सिविलियंस के ऊपर हमला किया, लेकिन रजौरी पुंछ के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारा देखने को मिला। पूरे तरीके से हिंदू मुस्लिम भाईचारा दिखा, और मिलकर पाकिस्तान के इस कायराना हमले को लेकर अपने लोगों के साथ, लोगों के बीच जो है हिंदू मुस्लिम समाज जो है वो खड़ा रहा। लेकिन इसको मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस जो है
इसको राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रही है। सर रिसेंटली अभी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी आते हैं पुंछ में, पुंछ के लोगों से वो मिलते हैं, लेकिन खिता पीर पंजाल में उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा कर रहे हैं लोग कि वो आए, लोगों के बीच बैठे, लोगों का दुख सुख जाना, और सुनने में आया कि वो कुछ रिलैक्सेशन भी उन लोगों को देंगे। देखिए, मैं यही बात आपसे कह रहा था कि राहुल गांधी से पहले मैं एक बात और जो करने वाला था, फिर राहुल गांधी जी की भी बात हम करते हैं। 3 दिन पहले खड़गे साहब जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, नेशनल प्रेसिडेंट है, एक तरफ देश के लोग, आम जनता अपनी फौज के, अपने सेनाओं के सम्मान, शौर्य के सम्मान में तिरंगा रैलियां निकाल रही थी, और दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रेसिडेंट खड़गे साहब कह रहे थे ये छिटपुट घटना हुई है, छिटपुट युद्ध हुआ है। आप अपने सैनिकों के लिए ऐसा कैसे बोल सकते हैं? हमारे जो सेना थी, उन्होंने पाकिस्तान के पास वो न्यूक्लियर ताकत है, वो न्यूक्लियर कंट्री है, उस न्यूक्लियर कंट्री के अंदर 100 किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, और आप कहते हो कि ये छिटमुट घटना है। एक तरफ भारत पूरा उनके सम्मान में खड़ा है और आप भारत की सेनाओं का मनोबल गिरा रहे। इतने बड़े उनके इस टारगेटेड जो उन्होंने एक आतंकवादी को ठिकाने ध्वस्त किए, और उसको आप कहते हो कि ये छिटपुट घटना। ये कांग्रेस की जो मानसिकता है, आज पाकिस्तान के अंदर कांग्रेस को लेकर अच्छी बातें की जा रही हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस वहां एक अच्छा राजनीतिक दल है। वो क्यों? मतलब कांग्रेस पाकिस्तान से सर्टिफिकेट लेने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन अपने सेनाओं के हक में बोलने के लिए तैयार नहीं है, उनके सम्मान में बात करने के लिए तैयार नहीं। राहुल गांधी जी की आपने बात यहां तक की, राहुल गांधी पुंछ में आए, कांग्रेस ने देश के अंदर बड़े घोटाले किए, अरबों खरबों रुपए कमाए, तो कहीं वहां 10-10 लाख रुपया वहां पर अनाउंस करके आ जाते। वो एक पार्टी के मतलब कि खड़गे साहब तो वैसे ही मोहरा है, तो प्रेसिडेंट जो है हम कहेंगे कि वो राहुल गांधी है, और अगर वो वहां पुंछ के अंदर गए तो उनको राजौरी भी आना चाहिए था, क्यों पुंछ से राजौरी को दूर नहीं था। और पुंछ के अंदर अगर गए तो जो हमारे लोग शहीद हुए हैं उनके नाम कुछ पैसे अनाउंस करके आ जाते हैं, पैकेज अनाउंस करके आ जाते हैं कि कांग्रेस जो है इन परिवारों की ये सहायता करेगी। तो हम मानते हैं कि उनका दौरा जो था राजनीतिक नहीं था, वो लोगों के दुख दर्द में खड़ा होने के लिए आए थे। दूसरी बड़ी बात, वहां से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा ये ट्रेजेडी थी, ये एक हादसा था। ये हादसा नहीं था, ये पाकिस्तान ने राजौरी पुंछ के सिविलियंस के ऊपर कायराना हमला किया। पाकिस्तान को लेकर इसके ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ जितना बोला जाए उतना कम है, लेकिन एक शब्द राहुल गांधी जो है वो पुंछ में जब आए तो पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं, और ना ही कोई पैकेज अपनी कांग्रेस की तरफ से कोई रिलीफ जो है अनाउंस करते हैं, और उल्टा वो कहते हैं ये एक हादसा है, एक ट्रेजेडी है। इसलिए ये शुद्ध राजनीतिक दौरा था। इस दौरे से कुछ भी जो है पुंछ को हासिल नहीं होने वाला। सर रिसेंटली पहलगाम में टेरर अटैक होता है, वहाँ पर टारगेट किलिंग होती है, और उस टारगेट किलिंग में काफ़ी लोग जो हैं वो शहीद होते हैं वहाँ पर, और उसके बाद एक ऑपरेशन चलता है, ऑपरेशन सिंदूर। कितनी बड़ी कामयाबी देखते हैं आप इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी ने कितना बड़ा काम किया, जो हमारे नेवी सोल्जर्स थे उनने कितना बड़ा काम किया, और किस एंगल से आप इसको देखते हैं? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट सीधा हमारी सेनाओं को है ना, हमारी आर्मी को है, हमारी नेवी को है, हमारी एयरफोर्स को है, जिन लोगों ने जान हथेली पर रखकर एक न्यूक्लियर कंट्री पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकवादी ठिकाने टारगेटेड किलिंग करते हुए 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे और 9 आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त करते हुए वो लोग वापस आए, लेकिन एक भी सिविलियन की किलिंग पाकिस्तान के अंदर हमारी सेनाओं ने नहीं की। पूरा देश अपनी सेनाओं को सल्यूट करता है, बार बार सल्यूट करता है, सम्मान करता है, उन्हें उनके शौर्य और पराक्रम को लेकर भारत जो है गर्व के साथ खड़ा है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो है, जिनके हाथों ये देश पूरे तरीके से सुरक्षित है, और जिस ढंग से वो विदेशी दौरे के अंदर थे, और
जिस दिन ये पहलगाम हुआ, हादसा ये हुआ, वहां पर जो किलिंग्स जो इन्होंने आतंकवादियों ने की, विदेशी दौरा आधे में छोड़कर वो वापस आए और दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर ही उन्होंने एक इमरजेंसी अपनी मीटिंग बुलाकर 5 बड़े फैसले किए कि जो भी इलीगल पाकिस्तानी यहाँ पर रह रहे हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। हमारी जो वाटर ट्रीटी है हम उसको सस्पेंड करते हैं। पाकिस्तान को हमारी मर्जी होगी तो पानी छोड़ेंगे, नहीं मर्जी होगी तो नहीं पानी छोड़ेंगे। ऐसे बड़े 5 फैसले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किए और कहा कि इसका बदला लेंगे। आतंकवाद और आतंकवादियों को और आतंकवादियों के आकाओं को सबक सिखाएंगे और सबक हमारी सेनाओं ने पूरे तरीके से सिखाया। हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी उसी दिन पहलगाम आ गए, श्रीनगर आ गए, कश्मीर आ गए, बाद में वो पहलगाम भी गए। इसलिए कुल मिलाकर दुनिया को हमारी सेनाओं ने ये बता दिया है कि हम सक्षम हैं। हम कोई भी देश हमारी तो हम किसी के अंदर हम अग्रेशन नहीं करेंगे, हम किसी देश से छेड़खानी नहीं करेंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान छेड़खानी करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये बात एस्टेब्लिश की हमारी सेनाओं। सर, क्या आने वाले टाइम में बीजेपी किस विजन से चल रही है और क्या वो देश के हित में और क्या क्या लाना चाहती है और क्या क्या सोसाइटी के लिए अच्छे काम करना चाहती है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विजन बिल्कुल क्लियर है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, जिसके तहत आप देखिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर गुजर बकरवालों के लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट को बैन को हटाया, पहाड़ी कबीले को एसटी का दर्जा दिया, ओबीसी को रिजर्वेशन दी, कश्मीर के अंदर टूरिज्म को नए सिरे से खड़ा किया, जम्मू कश्मीर के हर उस वर्ग और हर उस समाज के साथ इंसाफ किया, जस्टिस किया, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने नहीं किया था। क्योंकि जब हम सबके साथ सबके विकास की बात करेंगे तो वो माननीय प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं। 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं, वो कहते हैं 140 करोड़ लोग मेरा परिवार है। आज का आपको पता होगा कि भाई PMAY में कितने घर पक्के बन गए। हर गरीब को जो है कि रसोई के अंदर गैसी चूल्हा जो है आज जल रहा है। हर गरीब के घर में शौचालय बना है। आयुष्मान 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हम लोगों का हो रहा है। इतने बड़े बड़े काम जो है गरीबों के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किए हैं। और आजकल एक और सर्वे भी हो रहा है। उस सर्वे में क्या हो रहा है कि भाई हर घर में जाया जा रहा है, उनकी इनकम पूछी जा रही है। जिन लोगों के घर जो BPL में नहीं है लेकिन उनके घर पक्के नहीं बन रहे हैं, उनके लिए भी एक सर्वे जो है हो रहा है कि भाई 6 लाख की कम इनकम के लोग जो हैं उनको भी बाद में जब BPL सब लोगों के घर बन जाएंगे तो जिनकी इनकम 6 लाख से कम है उनको भी 1.5 लाख रुपया दिया जाएगा। उसके बाद उनको बड़े 4 या 5% इंटरेस्ट के ऊपर घर बनाने के लिए लोन भी दिया जाएगा। इतना ध्यान कौन रखता है? माननीय प्रधानमंत्री जी खुद एक गरीब परिवार में पैदा हुए। उनके पिताजी रेलवे स्टेशन के ऊपर चाय बेचते थे। इसलिए गरीबी क्या है, गुर्बत क्या है, गरीब की परेशानी क्या है, पिछड़ापन क्या है, यह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से ज्यादा कोई नहीं जानता है। इसलिए उनकी जितनी भी योजनाएं हैं वो सब गरीब कल्याणकारी योजनाएं गरीबों के लिए है। क्योंकि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है वो है अंत्योदय। वो है कि पंक्ति में आखिरी व्यक्ति जो पंक्ति में आखिर में खड़ा है उसके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। उसके घर भी बिजली होनी चाहिए, उसके घर में भी पानी आना चाहिए, उसका घर भी पक्का होना चाहिए, उसके घर में भी शौचालय होना चाहिए, उसकी रसोई में भी गैसी चूल्हा होना चाहिए, बनाने के लिए उसको राशन मिलना चाहिए। आज इतना राशन फ्री दे रहे हैं। मगर कुल मिलाकर अंत्योदय के भाव के साथ जो भारतीय जनता पार्टी काम करती है उसी को लेकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी अपनी 140 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ भारत को सशक्त बना रहे हैं। आज बड़ी एक खुशखबरी की बात भी आई है कि भारत जो है आज दुनिया के अंदर इसमें 4थे नंबर पे जो है। माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 3 महीने से कह रहे थे कि भाई हम जो है दुनिया के अंदर जो है बड़ी जल्दी ही 4थे नंबर पे इकोनॉमिकली आ जाएंगे और आज और 2 साल के बाद हम 3रे नंबर पर आएंगे। इस ओर भी जो है पूरे तरीके से हमारी मोदी गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है।
मैं कुल मिलाकर ये कहना चाहूँगा कि हमारे राजौरी पुंछ के अंदर जो है बड़ा काम करने की जरूरत है। एक बड़ी लड़ाई थी, गुज्जर बकरवाल पहाड़ी कबीला, एक लड़ाई थी। उस लड़ाई को माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने उस लड़ाई को खत्म किया। इसमें हमारे जो उपराज्यपाल है माननीय मनोज सिन्हा जी, उनका भी एक अहम रोल रहा है। अब जब वो लड़ाई खत्म हो गई, सबको उनका हक मिल गया, हमने मिलकर राजौरी पुंछ को आगे लेके जाना। इसकी डेवलपमेंट को लेकर हमारे लोग, हमारे बच्चे, उनकी एजुकेशन ठीक हो, यहाँ पर राजौरी पुंछ के अंदर प्राइवेट सेक्टर आए, यहाँ पर टूरिज्म हब बने। लेकिन क्या है कि जब हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी चुनावों में आए थे, वो क्या कर गए थे कि हमारी जब सरकार बनेगी तो पहली ही कैबिनेट के अंदर जो है हम जो है यहाँ पर 7 लेक्स को लेकर और थन्ना मंडी को उन्होंने कहा था कि हम एक बड़ा यहाँ पर टूरिस्ट हब बनाएंगे। इसको हम पहलगाम और गुलमर्ग की तर्ज के ऊपर थन्ना मंडी को जो है और बुद्धल को जो है हम डेवलप करेंगे। 7 लेक्स के ऊपर जो है हम पूरा काम करेंगे। पहले ही कैबिनेट में हम ये काम करेंगे। लेकिन चूंकि हमारी सरकार नहीं बनी, अब ये काम यहाँ की कैबिनेट ने करने हैं। लेकिन हम फिर भी दिल्ली में जाकर हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पर टूरिज्म जो है वो बढ़े, यहाँ पर जो टूरिस्ट स्पॉट है वो फोकस किए जाए, यहाँ पर रेल लिंक आए, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर आए, यहाँ पर प्राइवेट कोई ऐसी इंडस्ट्री आए जिसमें हमारे 1000-2000 लोग जो हैं वो नौकरी कर सकें। यहाँ पर जो हाईवेज बन रहे हैं वो जल्दी कंप्लीट हों। हर तरफ जो है हमारी रोड निकल रही है। अगर आप कहोगे कि मंडी लोरन से जो है वो श्रीनगर कश्मीर के साथ बड़ी जल्दी हमारी कनेक्टिविटी होने वाली है। बड़ी जल्दी ही हमारी जो टनल जो है मुगल रोड के ऊपर टनल, उसका टेंडर होने वाला है। हम प्रयास कर रहे हैं कि राजौरी पुंछ को पूरी ताकत और पूरी शिद्दत के साथ जो है इस राजौरी पुंछ को जो है हम स्टेप खड़ा करें और राजौरी पुंछ में टूरिस्ट आए, इसका पूरा प्रयास करें। सर, हम आपसे ना एक मैसेज चाहेंगे लास्ट में, जितने भी राजौरी के यूथ है जो अभी ड्रग्स की ओर जा रही है। हम देख रहे हैं काफ़ी सारे सुसाइड हो रहे हैं राजौरी में। काफ़ी छोटे बच्चे सुसाइड्स कर रहे हैं, स्ट्रेस में आके, डिप्रेशन में आके सुसाइड्स कर रहे हैं, और ड्रग्स का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है वो ट्रैप कर रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सभी यंगस्टर्स को, और जो लोग अभी अपने अपने फील्ड में काम करना चाहते हैं, चाहे कोई लीडरशिप में आना चाहे, चाहे कोई अपने फील्ड में काम करना चाहे, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, तो क्या आपका मैसेज रहेगा उन सबके लिए? एज आप डायनामिक लीडर हैं राजौरी के, एक अच्छी पर्सनालिटी हैं। देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने एक बड़ा इंस्टीट्यूशन जहाँ मीडिया के अंदर खोला है, और इससे भी हमारे युवाओं को एक प्रेरणा मिलनी चाहिए कि भाई ये भी एक प्राइवेट सेक्टर हम कह सकते हैं। ठीक है, आज आपने 8 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है। ऐसे ही मैं अपने युवाओं को, राजौरी पुंछ के युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग प्राइवेट सेक्टर में आएँ, और जितनी भी योजनाएं हैं लोन की, चाहे मुद्रा योजना है, या जितनी भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की योजनाएं हैं, उनका लाभ लें। प्राइवेट सेक्टर में काम करने का प्रयास करें। आप एम्प्लॉयमेंट लेने वाले ना बने, एम्प्लॉयमेंट देने वाले बनने का प्रयास करें। और जिस ढंग से हम एक ना ज़बरदस्ती अपने अंदर एक स्ट्रेस लाते हैं, हम कहते हैं नहीं जी मैं काम नहीं है मेरे पास, और उस स्ट्रेस को हम ड्रग्स की तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं। इससे बाहर आने की जरूरत है। इससे बाहर आइए और अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीने की कोशिश करें। प्रयास करें आप कि आप वो सब कर सकते हैं। अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को अपना आइकॉन माने, गरीब परिवार में जन्मे, पिताजी रेलवे स्टेशन के ऊपर चाय बेचते थे, और उन्होंने एक सपना देखा कि मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है। उस सपने को पूरा किया। सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नहीं, दुनिया के सबसे ताकतवर नेता के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी उभर कर आए। तो हम क्या टारगेटेड काम नहीं कर सकते? हम अपने जो हम एम चुनेंगे उसके ऊपर क्या काम नहीं कर सकते? मेरा अपने युवाओं को, राजौरी पुंछ के युवाओं को ये कहना है, अब आपको एसटी का दर्जा भी मिल गया है। अब हमारे बच्चे अच्छे अच्छे नंबर भी ले रहे हैं। हम कोशिश करें कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारी सर्विसेज है, उनके जो एग्ज़ाम हैं उनमें अपने आप को आए और compete करें। और कल में वो दिन दूर नहीं जब राजौरी पुंछ जो है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, अब राजौरी पुंछ का जो नौजवान है हर ऑफिस के अंदर की पोस्ट के ऊपर हमें नजर आएगा। इस ड्रग्स के अंदर कुछ नहीं रखा हुआ। जब मुझे या किसी को ड्रग्स की जब बीमारी लगती है तो फिर हम चोरी भी करते हैं। जब चोरी करते हैं फिर डबल काम हो जाता है।
फिर हम जिंदगी भर जेल के अंदर रहते हैं, हमारा जीवन खत्म हो जाता है। मेरा आप सबसे अनुरोध है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है कि मां के नाम एक पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ ना। मेरा उनका संदेश है, पेड़ आज जरूरत है पेड़ लगाने की, इसलिए आप उस तरफ जाएं, स्पोर्ट्स की तरफ जाएं, आप खेलों की तरफ जाएं, आप प्राइवेट सेक्टर में काम करें। आज यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, वहां से लोग यहाँ पर प्लम्बर आए हुए हैं, यहाँ कारपेंटर आए हुए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन क्या हमारा नौजवान जो है वो काम नहीं कर सकता है क्या? काम तो काम है, काम तो काम है, अपने हाथ से काम करना है। जो अपने हाथ से काम किया जाता है वही असल काम है। किसी काम में हमें कोई शर्म नहीं करनी है। हम राजनीति की तरफ भी आए, हम जो राजनीतिक दल हमें अच्छा लगता है, जिसकी विचारधारा हमको अच्छी लगती है, हम उस राजनीतिक दल में जाकर लोगों की सेवा करें, लोगों के काम करें, लोगों के बीच रहें, लोगों के दुख दर्द में काम आए। मेरा यही आपके माध्यम से संदेश है। हमें गुड बाय ड्रग्स कह के, है ना, हमें अपने जीवन को जो है ड्रग्स को बाहर निकाल कर अपने जीवन को अच्छी एक दिशा देने का प्रयास करना चाहिए। सर थैंक्स अ लॉट, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना टाइम निकाला, आपका बिजी शेड्यूल था, हम आपका शुक्रिया करते हैं। आपने आके काफ़ी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली, हमें पता चला कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, किस तरह वो काम कर रही है। तो हम आने वाले टाइम में और भी सेशन आपके साथ ज़रूर लगाएंगे। तो हम आपका थैंक यू करते हैं। थैंक यू सर आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी टीम का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि आप मिलकर एक अच्छा स्टूडियो यहाँ पर पॉडकास्ट का चला रहे हैं। आपको कामयाबी मिले, आप कामयाबी की ऊंचाइयों को आप छुएं। आप एक साधारण परिवार से हैं। मैंने जब आपसे पूछा तो मुझे लगा, और साधारण परिवार से होते हुए आपने एक बीड़ा उठाया, एक इंस्टीट्यूशन खोला, एक पॉडकास्ट खोला, तो हमारे बाकी नौजवान भी तो खोल सकते हैं। हर काम करने से पहले हमें रुपए मिलेंगे, हमारी जेब में 5 लाख होगा तो मैं काम करूंगा, तो फिर नहीं हो पाएगा। हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें आगे बढ़कर कोई काम करना पड़ेगा। आपको मैं फिर एक बार बधाई दूंगा कि आपने एक बड़ा अच्छा स्टूडियो यहाँ पर एक खोला है, और हम जैसे लोगों के आप इसमें इंटरव्यू करते हैं। तो ये थे आज हमारे साथ श्री विबोध गुप्ता जी, जिनको अ मैन ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है रजौरी का, खिता पीर पंजाल का। तो हम इनका थैंक यू करते हैं, इन्होंने अपना प्रीशियस टाइम दिया हमें। काफ़ी बिजी शेड्यूल था सर का, इन्होंने टाइम दिया हमें, आए हमारे साथ इंटरेक्शन की, और हमने इनका विजन जाना कि इनका विजन सोसाइटी को लेके क्या, और आने वाले टाइम में कैसे इनिशिएटिव लेंगे। तो हम इनका थैंक यू करते हैं, और आप सबका भी थैंक यू करते हैं। और ऐसे जुड़े रहिए फॉर अपकमिंग पॉडकास्ट के लिए, और हम आगे भी आप तक ऐसे ही अच्छे पॉडकास्ट लाते रहेंगे। स्टे कनेक्टेड विद द हिमालयन टॉक शो टीम। बहुत बहुत शुक्रिया।